पत्नी अस्पताल के बिस्तर पर नकली मौत का नाटक करके लेटी थी। मैं सीधे उसके पास गया और उसे 2 जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर अंगदान विभाग को बुला लिया। सोच लिया था कि इस बार सचमुच दिल निकाल कर प्यार करूंगा। पिछले जन्म में मैं सिर्फ दुख में डूबा रहा। पत्नी की सहेली ने जो पानी दिया था उसे पीने के बाद मैं 3 दिन और 3 रात बेहोश पड़ा रहा। जब होश आया तब तक पत्नी की राख भी ठंडी हो चुकी थी। मुझे दुख मनाने का मौका भी नहीं मिला कि कर्ज वसूलने वाले दरवाजे पर आ धमके। तभी पता चला कि मरने से पहले पत्नी करोड़ों का कर्ज छोड़ गई थी। उन्होंने सिर्फ मेरे दोनों गुर्दे ही नहीं निकलवाए बल्कि मुझे हर दिन 24 घंटे काम करने पर मजबूर कर दिया ताकि मैं कर्ज चुका सकूं। सिर्फ 10 सालों में मैं 80 साल के बूढ़े जैसा दिखने लगा। और तभी 10 साल पहले मर चुकी मेरी पत्नी अपने प्रेमी के साथ लग्जरी कार में मेरे सामने आकर रुकी। वो हंसते हुए मेरे ऊपर 100 रुपए फेंक कर बोली, तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। मैं ये सुनकर वहीं तड़प कर मर गया। जब दोबारा आंख खुली तो मैं उसी दिन लौट आया जिस दिन पत्नी को दिल का दौरा पड़ा था। सामने सफेद चादर में ढकी पत्नी को देखकर मैं मन ही मन हंसा। अगर मरना ही चाहती हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। पत्नी की सहेली वांग मान्यून लगातार मुझे पानी पीने के लिए कह रही थी। तभी मुझे याद आया, पिछले जन्म में यही पानी पीने के बाद मैं बेहोश हुआ था। मुझे लगभग यकीन हो गया कि इस पानी में कुछ मिलाया गया है ताकि मैं लियू रुयान के अंतिम संस्कार से चूक जाऊं। मैंने गिलास नीचे रख दिया और वांग मान्यून की रोकने की कोशिश को नजरअंदाज करते हुए सीधे लियू रुयान के बिस्तर के पास गया। चादर हटाई तो उसका चेहरा गुलाबी था और सांसें भी सामान्य लग रही थी। पिछले जन्म में मैं इतना दुखी, इतना मूर्ख था कि ये साफ झूठ पहचान ही नहीं पाया। मैंने हाथ उठाया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लियू रुयान जरा भी नहीं हिली। लगता था पकड़े जाने के डर से उसने खुद को बेहोश करने की दवा तक लगवा ली थी। वांग मान्यून चीख पड़ी। उसे लगा मैं लियू रुयान का नकली मौत वाला नाटक पकड़ चुका हूँ। मैंने गुस्से में लियू रुयान को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। वांग मान्यून का चेहरा देखकर लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकल जाएगी, लेकिन मैं रोते हुए ऐसे दिखाने लगा जैसे दुख और गुस्से में बेकाबू हो गया हूँ। वांग मान्यून घबराकर चुप हो गई। मैंने उससे बहस करने की बजाय सीधे फोन निकाला और एक नंबर मिला दिया। वांग मान्यून रोकना चाहती थी मगर अपनी पहचान की वजह से खुलकर कुछ नहीं कह पाई। उसने जल्दी से किसी को मैसेज भेज दिया। कुछ ही मिनटों में अंगदान विभाग के लोग पहुंच गए। मैंने दर्द भरा चेहरा बनाकर कहा, मेरी पत्नी हमेशा बहुत दयालु इंसान थी। इस हादसे में उसकी मौत हो गई। मैं चाहता हूं कि उसकी जिंदगी किसी और के काम आए। अगर उसके अंग किसी को बचा सकते हैं तो कृपया उन्हें इस्तेमाल कर लीजिए। स्टाफ भावुक होकर बोला, सर आप बहुत महान हैं। उन परिवारों की तरफ से आपका धन्यवाद। बताइए कौन कौन से अंग दान करने हैं। मैंने लंबी सांस लेकर कहा, मेरी पत्नी की मौत हार्ट अटैक से हुई है। मुझे नहीं पता कौन कौन से अंग इस्तेमाल हो सकते हैं। आप खुद देखकर जो काम का हो निकाल लीजिए। अगर कुछ काम का ना हो तो शरीर मेडिकल कॉलेज को दे दीजिए, छात्रों के अध्ययन के काम आएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वांग मान्यून घबराकर चिल्लाई, जीजा जी, दीदी कभी अंगदान नहीं करना चाहती थी। उन्होंने खुद मुझसे कहा था। हमें उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं शांत स्वर में बोला, मान्यून, मैं रुयान का पति हूँ। फैसला लेने का अधिकार मेरा है। तुम सिर्फ उसकी दोस्त हो, वो भी बिना किसी खून के रिश्ते के। असली अधिकार किसका है ये तुम्हें भी पता है और तुम खुद डॉक्टर हो। हर मिनट की देरी में अंग खराब हो सकते हैं। क्या तुम सच में किसी की जान बचाना नहीं चाहती? अंगदान विभाग के कर्मचारी भी बोले, हाँ डॉक्टर वांग, कृपया रास्ते से हट जाइए। लेकिन वांग मान्यून हटने को तैयार नहीं थी। वो घबराकर इधर उधर भागने लगी। मैंने अभी आंटी को खबर दी है, कम से कम उन्हें अपनी बेटी का आखिरी चेहरा तो देखने दीजिए। तभी लियू रुयान की माँ दू शियाओमिन हांफती हुई अंदर आई। उसके सिर में लगे हेयर रोलर तक नहीं निकले थे। लगता था सीधे ब्यूटी पार्लर से भागकर आई है। अपनी बेटी को सही सलामत देखकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे जोरदार थप्पड़ मार दिया। निकम्मे आदमी, मेरी बेटी ने तुमसे शादी करके कौन सा पाप किया था? मेरी बेटी मर गई और तुम उसके शरीर को काटने की बात कर रहे हो। आज अगर किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया तो मैं उसका पूरा खानदान बर्बाद कर दूंगी। कोई अंगदान नहीं होगा। अंगदान विभाग के लोग मजबूरी में वापस चले गए। वांग मान्यून ने राहत की सांस ली और जल्दी से चादर दोबारा लियू रुयान के ऊपर डाल दी। दू शियाओमिन सोफे पर बैठकर मुझे गालियां देने लगी। तेरी बीवी मर गई और तुझे दुख तक नहीं। तू उसे शांति से दफनाने की जगह मेडिकल कॉलेज भेजना चाहता है। अगर इतना ही समाज सेवी बनना है तो खुद मरकर अपने अंग दान कर। मैंने चेहरा पकड़कर भारी आवाज में कहा, माँ मुझसे गलती हो गई। मैं बस चाहता था कि चुप, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। मैं खुद अपनी बेटी को श्मशान लेकर जाऊंगी। मैं तुरंत दब्बू बन गया और चुपचाप वो पानी का गिलास उठाकर दू शियाओमिन को दे दिया, जो थोड़ी देर पहले वांग मान्यून मेरे लिए लाई थी। दू शियाओमिन को कोई शक नहीं हुआ। लगातार चिल्लाने से उसका गला सूख चुका था। उसने पूरा पानी एक ही सांस में पी लिया। वांग मान्यून रोकना चाहती थी लेकिन देर हो चुकी थी। 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि दू शियाओमिन बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ी। वांग मान्यून के माथे पर फिर से पसीना आ गया। वो कांपती आवाज में बोली, जीजा जी, आप फिर से अंगदान करवाने का सोच तो नहीं रहे? मैंने सिर हिलाया और दू शियाओमिन को आराम से सोफे पर लिटा दिया। कैसी बातें कर रही हो? माँ ने मना कर दिया है तो मैं जबरदस्ती क्यों करूंगा? वांग मान्यून ने राहत की सांस ली। आंटी अचानक बेहोश हो गई है। शायद उनकी तबीयत खराब है। आप उन्हें इमरजेंसी में ले जाइए। मैं खुद दीदी के अंतिम संस्कार का इंतजाम कर देती हूँ। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गलत कह रही हो। तुम डॉक्टर हो, मरीज की देखभाल तुम्हें करनी चाहिए और मैं रुयान का पति हूँ। अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी मेरी बनती है ना? इतना कहकर मैंने सीधे फोन मिलाया। मैंने तुरंत श्मशान घाट फोन किया और उन्हें तुरंत आने को कहा। वांग मान्यून की हालत गर्म तवे पर चींटी जैसी हो गई थी। वह लगातार दू शियाओमिन को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चाहे जितना हिलाती, दू शियाओमिन मरे हुए सुअर की तरह बिल्कुल नहीं हिल रही थी। जब तक श्मशान घाट वाले लियू रुयान को स्ट्रेचर पर रखकर ले जाने लगे, तब जाकर वांग मान्यून खुद को रोक नहीं पाई। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया। उसकी आवाज तक बैठ चुकी थी। जीजा जी, मैंने अभी अभी देखा, दीदी शायद हिली थी। मुझे लगता है अभी
तभी भी उन्हें बचाया जा सकता है। मैंने सीधे मौत का सर्टिफिकेट उसके सामने लहराया। मान यून, बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लो, अगर तुम्हारी रुयान दीदी अभी सच में जिंदा निकल आई तो तुम्हारे अस्पताल को कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और तुम्हें खुद क्या भुगतना पड़ेगा। इसे हत्या कहते हैं, इसे इंसानी जान से खेलना कहते हैं। अस्पताल बंद होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम जरूर जेल जाओगी, इसलिए दोबारा सोच लो, क्या तुमने सच में रुयान को हिलते देखा था। वांग मान्यून पूरी तरह घबरा गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने ठंडी हंसी के साथ उसका हाथ झटक दिया और श्मशान घाट की गाड़ी के पीछे चल पड़ा। वांग मान्यून घबराकर चीखी और जल्दी से फोन मिलाने लगी। मैंने स्ट्रेचर पर लेटी लियू रुयान को देखा और हंसी रोक नहीं पाया। तभी मुझे लगा उसकी उंगलियां हल्की सी हिली। लगता था उसे समझ आ गया था कि अब सच में उसका दाह संस्कार होने वाला है। ऊपर से बेहोशी की दवा का असर भी उतरने लगा था, वह धीरे धीरे होश में आने लगी थी। मैंने ड्राइवर से कहा, भाई साहब जरा जल्दी चलाइए, मेरी सास मेरी पत्नी की लाश छीनकर अंगदान करवाना चाहती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जैसे पूरी आई थी वैसे ही पूरी जाए। ड्राइवर ने हामी भरी और एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। पिछली जिंदगी में जब मैं सड़क पर लियू रुयान से टकराया था तब 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उसका चेहरा लगभग वैसा ही था जैसा अब था। समय ने उस पर कोई असर ही नहीं डाला था। मैं उसके सामने भाग कर गया था। मैं यकीन करना चाहता था कि वो सच में लियू रुयान ही है। मैं उसे अपने 10 सालों का दर्द और तड़प बताना चाहता था। लियू रुयान ने आंखें सिकोड़कर मुझे काफी देर तक देखा, तब कहीं जाकर पहचान पाई। फिर हंसते हुए बोली, अरे तुम हो, सिर्फ 10 साल में तुम्हारा हाल ऐसा हो गया, तुम तो मेरे दादाजी से भी ज्यादा बूढ़े लग रहे हो। उस वक्त मेरी आवाज फट चुकी थी, कमर झुक गई थी। मैं किसी 50 साल के आदमी जैसा बिल्कुल नहीं दिखता था। मैं हकलाते हुए बोला, तुम तो मर गई थी। वो हंसकर बोली, तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने नकली मौत का नाटक किया था। हालांकि उसने पूरी बात नहीं कही, लेकिन मुझे सब समझ आ गया था। अगर वो सीधे तलाक मांगती तो मैं कभी मना नहीं करता, लेकिन तलाक लेने पर उसे अपनी आधी संपत्ति मुझे देनी पड़ती। ऊपर से धोखेबाज औरत का बदनाम नाम भी मिलता। लेकिन नकली मौत का नाटक करके उसने सारा कर्ज मेरे सिर डाल दिया, सारी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर कर ली और नई पहचान के साथ बेखौफ होकर जी बोदा के साथ रहने लगी। मैं गुस्से से कांप रहा था, लेकिन लियू रुयान जैसे मजे लेने के मूड में थी। वो हंसते हुए बोली, असल में अस्पताल में उस वक्त मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकती थी। तुम्हारे रोने की आवाज आज तक नहीं भूली। सच कहूं तो मुझे बड़ा मजाकिया लगा था कि एक आदमी इतना औरतों की तरह कैसे रो सकता है। उसकी हंसी के बीच मैं सीने पर हाथ रखकर सड़क पर गिर पड़ा। जी बोदा ने घबरा कर कहा, जान ये कहीं हमसे पैसे ऐंठने का नाटक तो नहीं कर रहा? चलो जल्दी निकलते हैं। लियू रुयान ने भी बदकिस्मती कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। मेरी आखिरी याद बस इतनी थी कि उनकी कार दूर जाती रही और फिर सब अंधेरा हो गया। अब इस वक्त लियू रुयान के उसी जवान और खूबसूरत चेहरे को देखकर मैं झुककर उसके सीने पर सिर रख दिया। उसकी शांत धड़कनें सुनते हुए मैंने वो सारी बातें कह डाली जो पिछले जन्म में नहीं कह पाया था। मुझे पता है तुम मरी नहीं हो, तुमने पहले ही किसी और से रिश्ता बना लिया था और ये पूरा नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि जी बोदा के साथ आराम से जिंदगी बिता सको और मुझे कर्ज में डुबोकर छोड़ दो। लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हारी इच्छा का सम्मान करने वाला हूँ। क्योंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी जला दूंगा। मुझे पता है तुम मेरी बातें सुन सकती हो, बस ये नहीं पता कि तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है या नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हो, ताकि तुम खुद महसूस कर सको कि जिंदा जलना कैसा होता है। आखिर जिंदा हालत में श्मशान की आग में जाने वाली शायद तुम पहली इंसान होगी। लियू रुयान की उंगलियां हल्का कांपने लगी। वह हिल नहीं पा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछ दिए। अभी मत रो, भट्टी के अंदर जाने के बाद जितना चाहो रो लेना। मेरा फोन लगातार बज रहा था। वांग मान्यून और दुशियाओमिन बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन इस वक्त मैं तो बस एक बेचारा पति था जिसने अपनी पत्नी खो दी थी। ऐसे में फोन उठाने का मन न होना बिल्कुल सामान्य बात थी, है ना? ड्राइवर भाई की तेज रफ्तार की वजह से जो रास्ता आधे घंटे का था वो सिर्फ 20 मिनट में पूरा हो गया। लेकिन उस दिन श्मशान घाट में बहुत भीड़ थी। लियू रुयान की बारी आने में कम से कम 1 घंटा लगता। मैं सीधे वहाँ के प्रभारी के पास गया। अगले ही पल मेरा चेहरा बदल गया और मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरी पत्नी अचानक हार्ट अटैक से मर गई। ये खबर सुनते ही मेरी सास भी बेहोश हो गई। अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मुझे जल्दी वापस पहुंचना है। कृपया मेरी पत्नी का अंतिम संस्कार पहले करवा दीजिए। मैं अपनी सास को भी खोना नहीं चाहता। प्रभारी शायद पहली बार किसी ऐसे आदमी से मिला था जो दाह संस्कार के लिए लाइन तोड़ना चाहता था। वो बोला, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशान हैं, लेकिन बाकी लोग भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में आपको सीधे आगे भेजना आसान नहीं है। हालांकि बोलते समय उसने इशारे से हाथ भी बढ़ाया। मैं समझ गया कि उसे पैसे चाहिए। मैंने तुरंत फोन निकाला और उसे 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। भाई साहब मदद कर दीजिए, मैं अनाथ हूँ। मेरी पत्नी और सास ने हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखा। मैं अपनी सास को भी खो नहीं सकता। मेरी सच्चाई देखकर प्रभारी पिघल गया। इस तरह लियू रुयान की लाश सीधे लाइन तोड़कर आगे पहुंच गई। 10 मिनट भी नहीं लगे और उसे सीधे भट्टी में धकेल दिया गया। स्टाफ जैसे ही बटन दबाने वाला था मैंने उसे रोक दिया। मैं किसी और को हत्यारा नहीं बनाना चाहता था और बदला भी मुझे खुद लेना था। मेरे बार बार कहने पर स्टाफ ने मुझे खुद बटन दबाने की अनुमति दे दी। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे से चीखती आवाज आई। मैंने रुयान से कहा था, तुम यहाँ से दफा हो जाओ, मैं अपनी बेटी को जलाने नहीं दूंगी, ये मैं खुद करूंगी। इतनी दूर तक आने के बाद भी ये दोनों औरतें नकली मौत का नाटक जारी रखना चाहती थी। मैं जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और बेहद दुखी चेहरा बनाकर बोला, माँ रुयान अब जा चुकी है, कम से कम उसे शांति से विदा तो होने दीजिए। मैं उसका पति हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। हम तीनों की बहस देखकर आसपास काफी लोग इकट्ठा हो गए। श्मशान घाट के कर्मचारी भी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये कोई ड्रामा करने की जगह नहीं है, श्मशान घाट मजाक की जगह नहीं होता। इतना कहकर वह फिर से दाह संस्कार वाला बटन दबाने ही वाला था। वांग मान्यून और दुशियाओमिन पागलों की तरह उसे रोकने
के लिए टूट पड़ी। उनके चेहरे इतने डरावने और बेकाबू थे कि कर्मचारी घबरा गया और स्वाभाविक रूप से एक तरफ हट गया। दोनों औरतें खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे बटन पर जा गिरी। धड़ाम! अगले ही पल भयंकर आग की लपटों ने लियू रुयान को पूरी तरह निगल लिया। दोनों औरतों की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। सबकी निगाहें वांग मानयून और दु शियाओमिन पर थीं, लेकिन मेरी आंखें सिर्फ भट्टी के अंदर लेटी लियू रुयान पर टिकी थीं। उस पर चढ़ी बेहोशी की दवा शायद पूरी तरह उतर चुकी थी। मुझे हल्का सा दिखा कि वह मुंह खोलकर हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस बाहर इतना शोर था कि किसी का ध्यान उधर गया ही नहीं। 1 मिनट से ज्यादा बीतने के बाद जब लोगों ने दोबारा भट्टी की तरफ देखा तो श्मशान घाट के कर्मचारी आपस में धीरे धीरे बातें करने लगे। पहली बार देखा है कि किसी की बाह इतनी ऊपर उठी हो, बिल्कुल जिंदा इंसान जैसी। अच्छा हुआ दिन का समय है, अगर रात होती तो मैं सच में सोचता कि लाश उठ खड़ी हुई। मैंने उन आंसुओं को पोंछने का नाटक किया जो थे ही नहीं और अपने होंठों पर उभरती मुस्कान दबा ली। फिर बेहद दुखी बनने का अभिनय करते हुए बोला, मेरी पत्नी अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। शायद उसने अपनी माँ की आवाज सुन ली, इसलिए आखिरी बार उठकर उन्हें देखना चाहती थी। इसके बाद मैंने भट्टी की तरफ देखकर आंखें पोंछी और कहा, पत्नी शांति से जाना, चिंता मत करना, मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। कोशिश करूंगा कि वो भी जल्दी तुम्हारे पास पहुंच जाए। वांग मानयून ने जमीन पर पड़ी कांपती हुई दु शियाओमिन की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। वह लड़खड़ाते हुए भट्टी के पास भागी। अंदर का दृश्य देखकर उसकी जान ही निकल गई। वो पागलों की तरह अलार्म और इमरजेंसी बटन दबाने लगी। बचाओ, जल्दी उसे बचाओ। श्मशान घाट के कर्मचारी शायद पहली बार किसी ऐसे परिवार वाले से मिले थे जो इतना बेकाबू हो। उन्होंने जल्दी से वांग मानयून को पीछे खींच लिया। मैडम, हमें पता है आपको दुख है, लेकिन जो मर गया वो वापस नहीं आ सकता। आप लोग ऐसा करेंगे तो मृतक की आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। वांग मानयून का चेहरा सफेद पड़ चुका था। दु शियाओमिन हाथ पैर घसीटी हुई मेरे पैरों तक आ गई। उसने मेरी पैंट पकड़कर चीखते हुए कहा, तू हरामी है, तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी मुझे वापस दे। मैंने गहरी सांस ली और उल्टा मौत का प्रमाण पत्र निकालकर उसके सामने रख दिया। माँ, मैं जानता हूँ आप दुख में हैं, लेकिन रुयान की मौत से मेरा कोई संबंध नहीं है। उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। भरोसा न हो तो मानयून से पूछ लीजिए। उसी ने खुद रुयान का इलाज किया था और उसी ने मुझे ये डेथ सर्टिफिकेट दिया था। इतना कहकर मैंने सिर घुमाकर वांग मानयून को देखा। मेरे होंठों पर मुस्कान लगभग निकल ही गई थी। मैं सही कह रहा हूँ ना मानयून? वांग मानयून के पास कोई जवाब नहीं था। अगर वह कहती कि लियू रुयान मरी नहीं थी तो डेथ सर्टिफिकेट कहाँ से आया, और अगर कहती कि वो मर चुकी थी तो दु शियाओमिन कभी नहीं मानती। लेकिन मेरी बात सुनकर दु शियाओमिन को अचानक सब समझ आ गया। तूने मेरी बेटी को मार डाला, मेरी बेटी जिंदा थी, फिर तुमने डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना दिया? अब मेरी बेटी जिंदा जल गई, इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। श्मशान घाट के कर्मचारियों के चेहरे तक सफेद पड़ गए। हे भगवान, ये तो हत्या है। ये सुनते ही दु शियाओमिन की आंखें उलट गईं और वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने तुरंत मौका समझ लिया और सीधे वांग मानयून के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मानयून, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे मजाक कोई करता है? मेरी पत्नी मर चुकी है, मतलब मर चुकी है। तुम बेकार की बातें क्यों कर रही हो? वांग मानयून मेरे थप्पड़ से पूरी तरह सुन्न रह गई। आसपास के कर्मचारियों ने भी यही समझा कि वह सदमे में पागलों जैसी बातें कर रही है। सब लोग फिर अपने अपने काम में लग गए। जब लियू रुयान पूरी तरह राख बन चुकी तब मैं बेहद गुस्से का नाटक करते हुए उसकी अस्थियां लेकर श्मशान घाट से बाहर निकल गया। जाते जाते मैंने वांग मानयून से कहा, तुम्हारी बेवकूफी से माँ डर के मारे बेहोश हो गई। अब उन्हें अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ऐसा नहीं था कि मुझे वहाँ तमाशा देखने में मजा नहीं आता, लेकिन मेरे पास उससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। घर लौटते ही मैंने लियू रुयान की अस्थियों का कलश लापरवाही से ड्राइंग रूम के एक कोने में रख दिया। फिर तुरंत एक वकील से संपर्क किया और लियू रुयान की कंपनी, संपत्ति और बाकी विरासत अपने नाम करवाने की तैयारी शुरू कर दी। पिछले जन्म में मैं दुख में इतना डूबा था कि जब तक संभला कंपनी हाथ से निकल चुकी थी। अगर इस बार भी मैंने देर कर दी तो जैसे ही दु शियाओमिन होश में आएगी वो सबसे पहले सब कुछ हथिया लेगी। वकील चेन, रुयान की मौत अचानक हुई है, लेकिन उसने जीते जी मुझसे फैमिली ट्रस्ट और विदेशी खातों के बारे में कुछ बातें की थी। मैं चाहता हूँ कि आप अपने सारे संपर्क इस्तेमाल करके 48 घंटों के अंदर उसके नाम पर मौजूद असली पैसों का पूरा हिसाब निकालें। फोन के दूसरी तरफ चेन जियानजांग कुछ झिझकते हुए बोले, मिस्टर ली, अभी तक की सार्वजनिक जानकारी के अनुसार मिस लियू के नाम पर बस कुछ प्रॉपर्टी है और वो लगभग डूब चुकी मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी और साथ में करोड़ों का कर्ज भी। मैं हल्का सा हंसा। वकील चेन, लियू रुयान इतनी चालाक औरत थी कि तलाक लेने से बेहतर उसने नकली मौत चुन ली। इसका मतलब साफ है कि जिस संपत्ति को वो बचाना चाहती थी उसकी कीमत उन करोड़ों के कर्ज से कहीं ज्यादा है। जाइए, सब पता लगाइए, आपकी फीस 3 गुना कर दूंगा। भारी इनाम के सामने कौन मना करता। अगली दोपहर ही मुझे वकील चेन की एनक्रिप्टेड ईमेल मिल गई। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। लियू रुयान अपनी उस तथाकथित मेडिकल कंसल्टिंग कंपनी के जरिए लंबे समय से गुप्त रूप से पैसों की हेराफेरी कर रही थी।